नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड की पतरातू और उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री कल हैदराबाद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। श्री मोदी चेन्नई में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे। केंद्र ने प्रतिवर्ष 20 लाख मीट्रिक टन कच्चा सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। चालू मौसम में 1 करोड़ टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने का भी फैसला। बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 15 की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। अमेरिका में टेक्सास प्रांत के प्राथमिक स्कूल में कल गोलीबारी की घटना में 19 बच्चों और 2 लोगों की मौत हो गई। आज विश्व थायराइड दिवस है। हॉकी जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आज के अन्य क्वार्टर फाइनल मैच में हरियाणा का सामना अरुणाचल प्रदेश से और ओडिशा का मुकाबला पंजाब से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एलिमिनेटर मैच होगा। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। कल अमृत महोत्सव क्विज का सवाल था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन का बांग्ला भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किस स्थान पर किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है, लेकिन भाग्यशाली विजेता हैं गुजरात में अहमदाबाद के चांदखेड़ा के डॉक्टर राम प्रकाश वर्मा। आकाशवाणी समाचार श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राम प्रकाश वर्मा अहमदाबाद गुजरात से हूं। हालांकि मैं मूल रूप से लालगंज प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, लेकिन काम के सिलसिले की वजह से वर्तमान में मैं विश्व धरोहर नगरी अहमदाबाद में रहता हूं। 24 मई 2022 के अमृत महोत्सव क्विज का विजयी बनने पर मैं बहुत ही उत्साहित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं पिछले 25 सालों से आकाशवाणी का नियमित रूप से श्रोता हूं। जय हिंद, जय भारत। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 30 मई को पूछा जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोहों में शामिल हों। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड में 2 बड़ी बिजली उत्पादन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इनमें एक रामगढ़ जिले में राज्य सरकार और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के संयुक्त प्रयास से निर्माणाधीन पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और दूसरी चतरा जिले में एनटीपीसी की उत्तरी कर्णपुरा ताप बिजली स्टेशन परियोजना है। इस बैठक को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों ने सभी तैयारियां कर ली हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों परियोजनाओं में देरी के कारण राज्य में ऊर्जा संकट को देखते हुए हाल ही में संबंधित विभागों और अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया था। केंद्रीय ऊर्जा सचिव, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2018 में सिंदरी में एक कार्यक्रम में पतरातू सुपर ताप बिजली परियोजना के 2400 मेगावाट क्षमता के पहले चरण की आधारशिला रखी थी। पतरातू में 2 चरणों में 4000 मेगावाट क्षमता का विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जाना है, जबकि उत्तरी कर्णपुरा में कुल 1980 मेगावाट क्षमता के 3 विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। दोनों परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।
प्रधानमंत्री मोदी कल शाम चेन्नई में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इन 11 परियोजनाओं की कुल लागत 31,500 करोड़ रुपए है। पूरी हो चुकी परियोजनाओं में 2,960 करोड़ रुपए से अधिक लागत की बुनियादी ढांचे की 5 बड़ी परियोजनाएं हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट में बने 1152 आवास इकाइयों का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे 28,540 करोड़ रुपए मूल्य की 6 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल हैदराबाद जाएंगे। वे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री हैदराबाद और मोहाली के छात्रों को संबोधित करेंगे और अकादमिक उत्कृष्टता के लिए पदक प्रदान करेंगे। श्री मोदी एक स्मारक पट्टिका का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद कल रात स्वदेश लौट आए। क्वाड शिखर सम्मेलन में श्री मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति तथा जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया। क्वाड नेताओं ने मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र और संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति साझा प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन के अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कहा कि हम दोनों ही देशों को इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं। हम दोनों ही देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं और न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। क्वाड और कल घोषित IPEF इसके सक्रिय उदाहरण हैं। आज हमारी चर्चा से इस पॉजिटिव मोमेंटम को और गति मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी। क्वाड नेताओं ने व्यापक विचार विमर्श में आतंकवाद के सभी रूपों की एक स्वर से कड़ी निंदा की। संयुक्त वक्तव्य में क्वाड नेताओं ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की साजिश पर मुंबई और पठानकोट आतंकी हमले सहित विभिन्न आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि शिखर सम्मेलन के दौरान क्वाड नेताओं के बीच सर्वसम्मति और सद्भाव का माहौल रहा और रचनात्मक तथा सार्थक विचार विमर्श हुआ। First, action-oriented cooperation among Quad partners for free, open and inclusive Indo-Pacific aimed at peace, stability and prosperity in the region. 2. Support for ASEAN unity and centrality. 3. Focus on common efforts to respond on COVID-19, including in particular the post-pandemic recovery. 4th, work together to promote infrastructure delivery. 5thly, the Quad leaders also welcomed a new Indo-Pacific partnership in maritime domain awareness, a regional initiative to respond to humanitarian and natural disasters, as also to combat illegal fishing. Next, shape and build partnership for greater cyber security and for transparent, trusted and reliable supply chains across the region. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने चीनी की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी के निर्यात की सीमा तय करने का फैसला किया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि इस मौसम में भारत से चीनी निर्यात रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गया है। खाद्य सचिव ने कहा कि चीनी के निर्यात की सीमा तय करने का फैसला चीनी की वैश्विक मांग बढ़ने की आशंका के मद्देनजर लिया गया है। श्री पांडेय ने कहा कि इस सीमा को प्रतिबंध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इससे पहले केंद्र ने 1 करोड़ मीट्रिक टन तक चीनी के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया। विदेश व्यापार महानिदेशालय के आदेश के अनुसार निर्यात की ये सीमा इस वर्ष 1 जून से 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। केंद्र ने प्रतिवर्ष 20 लाख मीट्रिक टन कच्चा सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में बताया गया है कि ये व्यवस्था 2 वर्ष के लिए लागू होगी। आज से प्रभावी हो रही इस छूट से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल को समर्थन देने का फैसला किया है। श्री सिब्बल ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद रामगोपाल यादव की उपस्थिति में नामांकन पत्र दाखिल किया। श्री सिब्बल ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद कांग्रेस से इस्तीफे की घोषणा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने 16 मई को पार्टी को अपना इस्तीफा दे दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया है। ये मामला 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने संबंधी घोटाले से जुड़ा हुआ है। कार्ति के पिता पी चिदम्बरम उस समय गृह मंत्री थे। संघीय जांच एजेंसी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धारा के तहत ये मामला दर्ज किया है। बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई। औरंगाबाद में एक शिक्षक सहित 8 लोगों और गया में 3 लोगों की मौत हो गई। 15 लोगों का स्थानीय सरकारी अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि घटना के संबंध में 74 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां शराब का उत्पादन, आयात और बिक्री पर प्रतिबंध है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड की पतरातू और उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री कल हैदराबाद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। श्री मोदी चेन्नई में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे। केंद्र ने प्रतिवर्ष 20 लाख मीट्रिक टन कच्चा सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। चालू मौसम में 1 करोड़ टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया। बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई और 15 की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। अमेरिका में टेक्सास प्रांत के प्राथमिक स्कूल में कल गोलीबारी की घटना में 19 बच्चों और 2 लोगों की मौत हो गई। आज विश्व थायराइड दिवस है। हॉकी जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आज के अन्य क्वार्टर फाइनल मैच में हरियाणा का सामना अरुणाचल प्रदेश से और ओडिशा का मुकाबला पंजाब से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच एलिमिनेटर मैच होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के क्रेरी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कर्मी भी शहीद हो गया। आतंकवादियों के पास से हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के समाज कल्याण कार्यक्रमों और योजनाओं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना से महिलाओं को न केवल लाभ पहुंचा बल्कि वे सशक्त भी हुई हैं। आकाशवाणी समाचार ने कुलगाम और कुपवाड़ा जिलों की महिला लाभार्थियों से बातचीत की। कुलगाम जिले के आसमुजी गांव की निवासी रूबी जान ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बेकरी की दुकान के लिए ऋण लिया था। रूबी ने बताया कि गांव की करीब 200 से अधिक महिलाएं भी आजीविका मिशन के तहत कमाई कर रही हैं। मेरा नाम है रूबी जान, मैं सिंपल एक एसएचजी मेंबर हूँ। तो मेरे गांव में एनआरएलएम की तरफ से एक टीम आया था आंगनवाड़ी सेंटर पर। उन लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया है कि ये मिशन क्या है। तो फिर मैंने अपना फंड्स आए हैं, RF आए है, रिवॉल्विंग फंड या CIF आए है, तो मैंने भी लोन ले लिया है। तो मैंने अपना रोजगार स्टार्ट किया है। मेरा रोजगार बहुत अच्छे से चल रहा है। जो बाकी एसएचजी मेंबर्स है उनको भी रोजगार मिला है। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एनआरएलएम का। मेरे गाँव में 200 लड़कियों को रोजगार मिला है। मेरा भाई को मैंने निकाला है बेकरी शॉप, तो 1 महीने की आमदनी है उसको 20 से 25 हजार। बहनों को मैं भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि उसके साथ जुड़ जाओ और अपना रोजगार स्टार्ट करो। कुपवाड़ा जिले की मनरेगा लाभार्थी आयशा बेगम ने बताया कि उनके गांव में पीने का पानी नहीं था। उसने एक कुआं बनवाया जो लोगों को घरेलू जरूरतों, सिंचाई और कृषि के लिए पानी उपलब्ध करा रहा है। मैं आयशा बेगम हयामा जुगत्याल से बोल रही हूँ। मुझे नरेगा का काम भी मैंने एक लगाया है मकान के पास और 14 FC का भी एक बांध लगाया है। कुआं एक मैंने बनाया है। घर में मैं खुद ये काम कर रही हूँ और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको परवरिश में खुद कर रही हूँ। हमें कुएं से ये फायदा हुआ क्या, हमें वहाँ थोड़ी खेती बाड़ी भी थी सब्जी बनाने के लिए, तो उसको भी पानी लगा रहे हैं और पीने के लिए पानी नहीं था, वो पीने के लिए भी पानी हो गया। हमें नरेगा स्कीम तो अच्छी है जी, मजदूरी भी मिल जाती है, अपना पैसा भी मिल जाता है और थोड़ा फायदा भी हो जाता है कि काम भी मिल जाता है जी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और सबके लिए स्वास्थ्य योजना की पहुंच 70 घरों तक हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रधान सचिव डॉक्टर पवन कोतवाल ने लेह और कारगिल के उपायुक्तों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अगले महीने की 21 तारीख स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने का काम पूरा कर लें। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 192 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में 14,971 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 1,977 लोग संक्रमण से ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। आज विश्व थायराइड दिवस है। थायराइड रोग, उसके लक्षण, रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता के उद्देश्य से हर वर्ष 25 मई को ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट। जन स्वास्थ्य से संबंधित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 20 करोड़ से अधिक लोग थायराइड रोग से पीड़ित होने का अनुमान है। इनमें से 50% मामलों का निदान नहीं किया जाता है। थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। ये हार्मोन पैदा करती है जो शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावित करती है। थायराइड रोग अक्सर आयोडीन की कमी के कारण होते हैं। शुरुआत में थायराइड से कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन अगर ध्यान न दिया जाए ये अधिक जटिलताएं पैदा कर सकता है। विश्व थायराइड दिवस का उद्देश्य लोगों को सामान्य लक्षणों के बारे में शिक्षित करना और थायराइड विकारों की प्रगति की जांच करना है। ये दिन थायराइड रोगियों और दुनिया भर में थायराइड रोगों के अध्ययन और उपचार के लिए प्रतिबद्ध अन्य सभी लोगों को समर्पित है। समाचार कक्ष से PV वर्गीस की रिपोर्ट के साथ मैं रोमा हंस। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज हम स्वाधीनता सेनानी सरदार सिंह राव जी राणा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
उनका निधन 25 मई 1857 को हुआ था। रावजी राणा पेरिस इंडियन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य और इंडियन होम रूल सोसाइटी के उपाध्यक्ष थे। रावजी राणा का जन्म 10 अप्रैल 1870 को गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। हाई स्कूल के दौरान महात्मा गांधी के सहपाठी रावजी राणा ने पुणे के फर्गुसन कॉलेज में पढ़ाई की, जहां वे लोकमान्य तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संपर्क में आए। वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए तब प्रेरित हुए जब उन्होंने 1895 में पुणे में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में स्वयं सेवा की। लंदन में कानून की पढ़ाई के दौरान रावजी राणा श्यामजी कृष्ण वर्मा और भीकाजी कामा के संपर्क में आए। उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना में भी सहायता की। 1899 में रावजी राणा पेरिस चले गए और वहां लाला लाजपत राय सहित भारतीय राष्ट्रवादी राजनेताओं के संपर्क में आए। 1905 में राणा इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य बने। मुंशी शाह बुजोरजी गोदरेज और भीकाजी कामा के साथ मिलकर उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। राणा ने दिसंबर 1905 में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के अंक में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और अकबर के नाम पर भारतीय विद्यार्थियों के लिए 2-2 हजार रुपए की 3 छात्रवृत्तियों की घोषणा की। रावजी राणा ने कई तरह से भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान किया। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में कर्जन वाइली की हत्या के लिए रावजी की ही पिस्तौल का उपयोग किया था। राणा ने प्रतिबंधित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रकाशित करने के लिए विनायक दामोदर सावरकर की भी सहायता की थी। लाला लाजपत राय ने 5 वर्ष तक उनके घर में रहने के दौरान ही अपनी पुस्तक अनहैप्पी इंडिया लिखी थी। रावजी राणा ने मॉस्को में बम बनाने के प्रशिक्षण में सेनापति बापट की सहायता की थी। उन्होंने जर्मन रेडियो पर श्रोताओं को संबोधित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस की भी सहायता की थी। रावजी राणा ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी सहयोग किया। रावजी राणा ने फ्रांसीसी और रूसी सोशलिस्ट आंदोलनों के साथ भी निकट संपर्क बना लिए थे। वे भीकाजी कामा के साथ 18 अगस्त 1907 को स्टटगार्ट में दूसरी सोशलिस्ट कांग्रेस में भी शामिल हुए थे, जहां कामा ने फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस प्रस्तुत किया था। राणा पेरिस से प्रकाशित वंदे मातरम और बर्लिन से प्रकाशित द तलवार में नियमित रूप से लिखते थे, जो चोरी छिपे भारत भी भेजे जाते थे। राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण फ्रांस की सरकार ने 1911 में राणा को निष्कासित कर दिया। फ्रांस की सत्ता के दबाव में पेरिस इंडियन सोसाइटी की गतिविधियों पर भी रोक लगानी पड़ी और आखिरकार 1914 में निलंबित कर दी गई। राणा को अपने पुत्र और पत्नी के निधन का दुख सहना पड़ा और उसके बाद वो सार्वजनिक जीवन से विमुख हो गए और स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में भारत लौट आए। गुजरात के वेरावल में 25 मई 1957 को राणा का निधन हो गया। उन्हें 1951 में फ्रांस की सरकार ने सम्मानित किया। महान राष्ट्रवादी रावजी राणा को शत-शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी काजाओ उर्फ पुखराम्बा का भी स्मरण कर रहे हैं। वो मणिपुर के कांगामोंग के निवासी थे। मणिपुर के किले पर ब्रिटिश सेना के हमले के दौरान 24 मार्च 1891 को काजाओ ने ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट ग्रिम वुड की हत्या कर दी थी। अंग्रेजों ने काजाओ को गिरफ्तार कर लिया और 25 मई 1891 को किले के पश्चिमी द्वार पर उन्हें फांसी दे दी। शहीद काजाओ को हमारा शत-शत नमन। हम आज स्वतंत्रता सेनानी हिरांग खोगजा को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1891 में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। खोगजा मणिपुर के हिरांग गांव के निवासी थे
आंग्ल मणिपुर युद्ध के दौरान 25 मई 1891 को खोंगजोंग मैदान में खोकजा वीर गति को प्राप्त हुए। महान शहीद हिरांग खोकजा को नमन। और इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग लेकर फिर मिलेंगे कल एक नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। क्या आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए आकाशवाणी लाया है एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम अभ्यास। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट आपके सवाल का जवाब देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी, सेंटर स्टेट रिलेशंस। आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 25 मई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में टेक्सास प्रांत के इवाल्दे शहर में कल एक प्राथमिक स्कूल में गोलीबारी की घटना में 19 बच्चों और 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आदेश दिया है कि हिंसा के कायरतापूर्ण हमले में मारे गए लोगों के सम्मान में व्हाइट हाउस, सैन्य केंद्रों, नौसेना के जहाजों और अमेरिकी दूतावासों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। ओडिशा के कलिंग घाटी में कल रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मृत्यु हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन निकहत जरीन के साथ एक विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। आकाशवाणी से बातचीत में निकहत जरीन ने कहा कि विश्व चैंपियन बनना मेरे लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ओलंपिक में भी वे अवश्य पदक जीतेंगे। विश्व चैंपियन ने कहा कि भारत की बेटियां अपने सपनों को साकार करने की क्षमता रखती हैं। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं फिफ्थ इंडियन वुमेन बॉक्सर बनी हूँ, वर्ल्ड चैंपियन। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। उस लिस्ट में मैंने अपनी जगह बनाई है और मैं आगे भी और भी मेहनत करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं ओलंपिक में भी मेडल जीतूंगी। भारत की बेटी को यही है कि हम लड़कियां बहुत स्ट्रांग है, हम किसी से कम नहीं है। और जब आपको लाइफ में कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी होगी और कभी हार नहीं मानना है। बस खुद पे भरोसा रखो और लगे रहो। ये कार्यक्रम हमारे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:15 बजे से सुना जा सकेगा। ये हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ ने आज तमिलनाडु के कोविलपट्टी में खेली जा रही हॉकी जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। एक अन्य क्वार्टर फाइनल मैच में शाम 7:30 बजे हरियाणा का सामना अरुणाचल प्रदेश से, जबकि शाम 7:30 बजे ओडिशा का मुकाबला पंजाब से होगा। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आज होने वाले एलिमिनेटर मैच के विजेता का मुकाबला अब राजस्थान रॉयल से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड की पतरातू और उत्तरी कर्णपुरा ताप विद्युत परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री कल हैदराबाद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। श्री मोदी चेन्नई में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे। केंद्र ने प्रतिवर्ष 20 लाख मीट्रिक टन कच्चा सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई और 15 की हालत गंभीर।
और जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।